हेलो गाइस, लुसेंट का चौथा क्लास ये है। तो आज हम चौथे क्लास में क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। तो सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टेसियस। ये ईरान का राजवेद था। टेसियस कौन था? ये ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या है, अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है। इसका टेसियस ये ईरान का कौन था? राजवेद था। भारत के संबंध में जो इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या है, अविश्वसनीय है। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, हेरोडोटस। ये हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? हेरोडोटस को क्या कहा गया है? ये इतिहास का पिता कहा गया है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। किसने? हेरोडोटस ने। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किस पे? अफवाहों पे, अनुश्रुतियों पर क्या है, आधारित है। किसकी? हेरोडोटस। इससे क्या कहा गया है, पेपर में आ जाएगा, हेरोडोटस को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया इतिहास का पिता कहा गया है। इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका में किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है। कितने देशों का? भारत, फारस और ईरान के संबंधों का क्या किया? वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, हेरोडोटस का। तीसरा क्या दिया हुआ है, सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस। क्या? अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। किसके? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला कौन है? निरियाकस है, अनेसिक्टस है तथा अरिस्टोबुलस के विवरण का क्या मिलता है? अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तीसरा क्या दिया गया है, मेगास्थनीज। ये सेल्यूकड निकेटस का राजदूत था। कौन? पेपर में आ जाएगा, ये दिया है मेगास्थनीज कौन था? तो ये इसका आंसर वो सेल्यूकस निकेटस का क्या था? ये राजदूत था। तो पेपर में आ जाएगा। तो मेगास्थनीज मतलब किसका राजदूत था? तो आपके आंसर में लिखेंगे सेल्यूकड निकेटस का कौन था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। तो पेपर में आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तो पेपर में ऐसे ही आएगा, मेगास्थनीज का मतलब मेगास्थनीज के सेल्यूकड निकेटस का किसका राजदूत था? सेल्यूकड निकेटस का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज इसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब 5वां देख लेते हैं, डाइमेकस। ये सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। पेपर में आ जाएगा, डाइमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस का क्या था? राजदूत था। तो पेपर में किस तरीके से आएगा, डाइमेकस का राजदूत। तो ये क्या आंसर में आएंगे, सीरिया नरेश का। किसका? सीरिया नरेश का अंतियोकस का राजदूत था। किसका? अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। किसका? डाइमेकस का विवरण किस विवरण से संबंधित है? तो क्या पेपर में आएगा, मौर्य युगीन से संबंधित है। और अब हम छठा देख लेते हैं। छठा क्या दिया है, डायोनीसियस।
यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस क्या टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका राजदूत था? डायोनीसियस किसका राजदूत था? यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कौन आया था? डायोनीसियस क्या डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो पेपर में कैसे आएगा? अशोक के दरबार में कौन आया था? तो आंसर में क्या लिखेंगे? डायोनीसियस। ठीक। अब 7वां देखते हैं, टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी 7वां क्या दिया? टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में, पेपर में आ जाए किस शताब्दी में? टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब प्लिनी 8वां क्या दिया है? प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। किसने? प्लिनी ने। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो पेपर में प्लिनी पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ नेचुरल हिस्ट्री। और इस पुस्तक में इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज के बारे में, आदि के बारे में इसने क्या दिया है? विवरण दिया है। तो हमने 7 को पढ़ लिया। अब 8वां पढ़ लिया, 9वां देखते हैं। 9वां क्या है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रायन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रायन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कौन से लेखक? ये वाले लेखक। ये कब आए थे? यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक पशुओं के बारे में जानकारी दी। मतलब किस किस चीज़ के बारे में दी? भारत के कौन से बंदरगाहों के बारे में, व्यापारी पशुओं के बारे में क्या दी? जानकारी दी। किसने दी? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रायन सी ने। इनकी पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा की। किस महासागर की? हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के किस किस चीज़ों की, बंदरगाहों की, व्यापारियों की, पशुओं के बारे में क्या दी? जानकारी दी। अब हम नीचे देख लेते हैं हमने कितने विदेशी यात्रियों को पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा टेसियस, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा हेरोडोटस, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, एनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तीसरा हमने सिकंदर वाला पढ़ा। चौथवा क्या है? मेगस्थनीज पढ़ा, डाइमेकस पढ़ा, डायोनीसियस पढ़ा, टॉलमी पढ़ा, प्लिनी पढ़ा, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ये हमने कितने पूरे पढ़े? 9 पढ़ चुके हैं। ये कौन है? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। अब हम देख लेते हैं चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में सबसे पहले हम किसका नाम पढ़ेंगे? फाहियान का। तो चीनी लेखक में सबसे पहले कौन है? फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? ये जो फाहियान है ये चीनी यात्री। कौन है फाहियान? कौन है? चीनी यात्री, यानी चीन का यात्री। चीनी यात्री गुप्त नरेश, मतलब ये गुप्त और ये नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हैं पूरा एक नाम, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। किस जगह की? मध्य प्रदेश के। जो मध्य प्रदेश का जो समाज है
एवं संस्कृत, उसकी संस्कृत के बारे में क्या दिया, वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। क्या बताया है, सुखी और समृद्धि बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। कौन रहा, फाहियान। कितने वर्षों तक रहा, पेपर में आ जाएगा फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो 14 वर्षों तक कहाँ रहा, भारत में रहा। इसने किन लोगों को संस्कृति के बारे में बताया, तो मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में क्या दिया था, वर्णन दिया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को क्या, सुखी एवं समृद्ध बताया। ये 14 वर्षों तक कहाँ रहा, भारत ही में रहा। और ये किसके दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। फाहियान कौन था, ये एक चीनी यात्री था। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा है सयुगन। ये 518वीं ईस्वी में भारत आया था। कौन, सयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो सयुगन ये 518वीं ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में किस धर्म की, बौद्ध धर्म की क्या की, प्राप्तियां एकत्रित की। मतलब ये इतने दिन भारत में रहा, लेकिन किसकी प्राप्ति एकत्रित की, बौद्ध धर्म की। उसने सयुगन ने कब आया था, 518 ईस्वी में। कब आया था, कहाँ, भारत में आया था। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। किस धर्म की प्राप्तियां इकट्ठा की, बौद्ध धर्म की। अब तीसरा देख लेते हैं, हेंगसुआंग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था, भारत आया था। हेंगसुआंग है, ये चीनी नाम है, हेंगसुआंग। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था, भारत आया था। हेंगसुआंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। कहाँ से, चीन से भारतवर्ष के लिए क्या किया, प्रस्थान किया। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा, भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। चीन लौट गया, मतलब आया कब था, 629 में। गया कब था, 645 में। कितने वर्ष का डिफरेंट है, 15 वर्षों तक ठहरा रहा। चीन वापस 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। वहाँ बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। किसको, बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। क्या है इसका भ्रमण वृत्तांत, किससे वो है, तो ये इसका भ्रमण वृत्तांत किससे है, सियूकी नामक से प्रसिद्ध है। किसका, हेंगसुआंग का जो भ्रमण वृत्तांत है, पेपर में आ जाए, हेंगसुआंग का जो भ्रमण वृत्तांत है किससे प्रसिद्ध है, तो आप ऑप्शन में दिया हुआ सियूकी नामक से क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का क्या है, विवरण है। सियूकी में कितने देशों का विवरण है, तो आप आंसर में लिखेंगे 38 देशों का क्या है, विवरण है। इसने हर्षवर्धन कालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र है। किसका राजा, सिंध का राजा क्या है, शूद्र था। हेंगसुआंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसका, बुद्ध के साथ साथ किसका, सूर्य का, शिव की प्रतिमाओं का क्या किया था, पूजन किया था। तो पेपर में आ जाएगा हेंगसुआंग ने कितने लोगों का पूजन किया, तो पहला हो गया बुद्ध हो गया, दूसरा हो गया सूर्य होगा, तीसरा हो गया शिव हो गया। क्या, प्रतिमाओं का क्या किया, पूजन किया। एक बार इसको और समझ लेते हैं। हेंगसुआंग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था, भारत आया था। हेंगसुआंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए क्या किया था, प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में
चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नामक से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेंगत्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। नोट्स में क्या दिया हुआ है? हेंगत्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। तो पेपर में आ जाएगा। हेंगत्सांग के अध्ययन के समय, जब ये पढ़ रहे थे, अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नीचे चौथा क्या दिया गया है? चौथा दिया गया इति सिंह। इति सिंह ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। कौन? इति सिंह। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। कौन? इति सिंह। यह कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मतलब इन दो का, नालंदा विश्वविद्यालय अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। किसने किया? इति सिंह ने किया है। अब ये हमारा कौन? चीनी यात्री भी कंप्लीट हो गए हैं। तो चीनी यात्रियों की संख्या कितनी है? तो चीनी यात्रियों की संख्या 4 है। पहला फाहियान है, दूसरा सयुगन है, तीसरा हेंगत्सांग है और चौथा है इति सिंह है। अब हम देख लेते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में सबसे पहला नाम क्या दिया है? अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन आया था? अल-बरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी खवारिज़म या खिव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, क्या तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो खवारिज़म या खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसकी अल-बरूनी की किताब क्या है? कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसकी पुस्तक में? ये है अल-बरूनी। आ जाएगा अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसमें ऑप्शन में होगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसने क्या किताबों में लिखा है? तो विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो अरबी लेखक अल-बरूनी। दूसरा क्या है? इब्न बतूता। दूसरा कौन है? इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा जाता है,
14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। मतलब ये दिल्ली का उस समय का कौन था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे क्या वो प्रभावित होकर दिल्ली का क्या बना दिया, काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता इसकी किताब कौन, यात्रा वृत्तांत, इसकी किताब है रेहाला, जिसका नाम है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्राचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचकर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये हो गया। अरबी लेखकों में दो है, एक है अलबरूनी, दूसरा है इब्न बतूता। अब हम देख लेते हैं अन्य लेखक में दो नाम दिए हैं। पहला नाम है तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ कौन है, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। कितने ग्रंथ की, कंगयूर तथा तंगयूर नामक की ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कौन है, तारानाथ। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं तिब्बत के लेखक हैं। इन्होंने दो पुस्तक, इनका ग्रंथ है कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ हैं। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। किस देश की, पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो कब आया था, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया है